नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज बेरी पे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस से। भारत में 75 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। टोटल 75,47,000 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। पिछले 24 घंटे में 54,000 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। वहीं अब तक 66,58,000 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से ठीक। पिछले 24 घंटे में 64,000 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं कोरोना से रिकवर। वहीं अब तक 1,14,600 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। वहीं पिछले 24 घंटे में 500 से भी ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से डेथ। त्योहारों के दौरान दी ढिलाई तो हर माह बढ़ सकते हैं 26 लाख कोरोना के मामले, सरकारी पैनल ने चेताया। बताते चले कि केंद्र सरकार के एक विशेष सरकारी पैनल ने चेतावनी दी है कि अगर त्योहारों के दौरान ढिलाई बढ़ती गई तो हर माह 26 लाख तक नए कोरोना मरीज सामने आ सकते हैं। पैनल ने दावा किया है कि भारत में महामारी का शीर्ष स्तर गुजर चुका है। उसने रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या में कमी का हवाला दिया है। पैनल ने चेतावनी दी है कि अभी देश की 30% आबादी में ही कोरोना को लेकर प्रतिरोधी क्षमता पैदा हुई है। ऐसे में कोई भी लापरवाही से सर्दियों में त्योहारों के दौरान फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। समिति का कहना है कि अगर सुरक्षा के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए तो देश में फरवरी 2021 तक महामारी पर काबू पा लिया जा सकता है। दुनिया में एक साथ कोरोना के फैलने के चीन के दावे पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, दुनिया में पहला मामला वुहान में ही देखा गया। बताते चले कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो दुनिया में कोविड-19 महामारी के एक साथ कई स्थानों पर फैलने के दावे की पुष्टि करता हो। हर्षवर्धन ने रविवार को संडे संवाद की छठी कड़ी में सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब तक यही स्वीकृत है कि दुनिया में पहली बार चीन के वुहान से कोविड-19 महामारी फैली, जबकि चीन ने दावा किया है कि कई देशों में यह बीमारी एक साथ फैली। उन्होंने कहा, इस दावे के सत्यापन के लिए एक ही वक्त पर कई देशों से जांच में पुष्टि के साथ मामलों के सामने आने पर स्पष्ट आंकड़े की जरूरत होगी, लेकिन इस संदर्भ में अब तक कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है। इसलिए वुहान में कोविड-19 के मामले आना ही दुनिया में पहला मामला है। सर्दियों में आ सकता है कोविड की दूसरी लहर। बताते चले कि नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि देश में पिछले 3 हफ्तों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों और इससे होने वाली मौतों में कमी आई है। साथ ही अधिकतर राज्यों में संक्रमण का प्रसार स्थिर हुआ है, लेकिन उन्होंने सर्दी के मौसम में संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया है। पॉल ने कहा, सर्दी की शुरुआत होते ही यूरोप के देशों में संक्रमण के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हम भी इससे इनकार नहीं कर सकते। हम अब भी वायरस के बारे में सीख रहे हैं। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। बताते चले कि समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की है और भारत के सीमा सुरक्षा बल ने इसके बदले में जवाबी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बताया है कि पाकिस्तानी रेंजर ने हीरानगर सेक्टर के पंसारी मनियारी क्षेत्र में शनिवार की रात गोलीबारी शुरू की। इसके बाद दोनों ही तरफ से सुबह तक गोलीबारी होती रही। इस वजह से सीमा के पास के गांव में रहने वाले लोगों को बंकर में छुपकर रात बितानी पड़ी। अधिकारियों ने बताया है कि इस दौरान किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल का भारत ने किया सफल परीक्षण। बताते चले कि भारत सरकार के डीआरडीओ ने सूचना दी है कि अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के विध्वंसक पोत आईएनएस चेन्नई से रविवार को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल
ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया और यह नई मिसाइल अपना लक्ष्य सटीक ढंग से भेदने में सफल रही। इसके साथ बताते चलें कि सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के तहत विकसित किया गया है। यह मिसाइल 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्य को भेद सकती है। यह पनडुब्बी, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और जमीन से भी लॉन्च की जा सकती है। बलिया गोलीकांड के मुख्य अभियुक्त को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। बताते चले कि बलिया गोलीकांड के मुख्य अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने स्पेशल टास्क फोर्स के आईजी अमिताभ यश के हवाले से यह खबर दी है। अमिताभ यश के अनुसार धीरेन्द्र सिंह बलिया गोलीकांड में एक 46 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मुख्य अभियुक्त है। इसके साथ आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुर्जनपुर गांव में राशन के कोटे के चयन को लेकर चल रही बैठक के दौरान एक पक्ष के लोगों ने अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत कई बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद थे। बावजूद इसके मुख्य हमलावर वहां से भाग निकला था। बाद में मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। राज्य सरकार ने इस मामले में रेवती थाना क्षेत्र के एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत कई पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले में एक्टर अर्जुन रामपाल का करीबी गिरफ्तार। बताते चले कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले में अभिनेता अर्जुन रामपाल के करीबी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम एग्लिसोस डेमेट्रेडियस है। यह अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड का भाई है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इसके पास से नशीले पदार्थ मिले हैं। वहीं इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिनों की एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया गया है। इसके साथ आपको बताते चले कि बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट मामले में यह 23वीं गिरफ्तारी है। महापंचायत में गुर्जरों का सरकार को अल्टीमेटम, मांगे ना मानी तो 1 नवंबर को चक्का जाम। बताते चले कि गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में राजस्थान के भरतपुर में शनिवार को एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें गुर्जर नेताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए सरकार को अल्टीमेटम दिया है। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो गुर्जर समुदाय 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर देगा। नेताओं ने कहा कि फिलहाल फसल बुआई के काम के चलते किसान व्यस्त हैं, ऐसे में आंदोलन करना उचित नहीं है। अल्टीमेटम देने के साथ ही गुर्जरों की महापंचायत शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। इससे जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। गुर्जरों की इस महापंचायत में करीब 2500 लोग इकट्ठा हुए थे, जबकि गुर्जर नेताओं को उम्मीद थी कि इस महापंचायत में 20,000 लोग जमा होंगे। सूत्र कम भीड़ इकट्ठा होने की वजह गुर्जर नेताओं में आपसी फूट बता रहे हैं। महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले ही एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी जनसभा में किसान की मौत। बताते चले कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में भाषण सुनने आए बुजुर्ग किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। खंडवा जिले के मुंदी में यह चुनावी जनसभा थी। बुजुर्ग किसान की कुर्सी पर बैठे बैठे ही मौत हो गई। सिंधिया के भाषण से पहले उसकी मौत की खबर फैलने पर सभा में हंगामा हो गया। सिंधिया ने भाषण से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ आपको बताते चले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करने मुंदी आए थे। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। मसूद अजहर और हाफिज पर कार्रवाई का दिखावा कर रहा है पाक। गिरेगी एफएटीएफ के एक्शन की गाज। बताते चले कि एफएटीएफ की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तलवार लटक रही है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया है कि
पाकिस्तान FATF की 6 प्रमुख दायित्वों को पूरा करने में नाकाम रहा है। FATF की ओर से पाकिस्तान को सौंपे गए इन 6 एक्शन की नोट में आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई किया जाना शामिल है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान इन आतंकी सरगनाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक FATF ने बीते दिनों पाकिस्तान को 27 बिंदुओं का एक्शन प्लान दिया था, जिसमें मुख्य बिंदुओं पर कोई एक्शन सरकार की ओर से नहीं लिया गया है। बीते दिनों APG की रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान ने FATF की 40 सिफारिशों में से केवल 2 में सुधार किया है। अपनी 12 पन्नों की रिपोर्ट में APG ने कहा था कि पाकिस्तान अभी इनहाउस्ड फॉलो अप की सूची में ही बरकरार रहेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पत्र विवाद पर शिवसेना ने शाह के बयान का किया स्वागत। बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राज्य में पूजा स्थलों को फिर से खोलने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में बेहतर शब्द चुन सकते थे। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने शाह के इस बयान का स्वागत किया है। 7 महीने के बाद फिर दौड़ेगी मुंबई मेट्रो, कई नियमों का रखना होगा ध्यान। बताते चले कि घाटकोपर से वार्सोवा की ओर चलने वाली मेट्रो का इस्तेमाल अधिकांशतः दफ्तर जाने वाले लोग करते हैं। लॉकडाउन के बाद से जहां सड़कों पर ट्रैफिक की वजह से लोगों के कई घंटे बर्बाद हो रहे थे, तो वहीं मेट्रो के दोबारा शुरू होने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा ने कहा, पिता की हार का बदला लेने नहीं बल्कि लोगों के कल्याण के लिए लड़ूंगा चुनाव। बताते चलें कि पटना साहिब संसदीय सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा 2009 और 2014 में भाजपा के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। हालांकि 2019 के चुनाव में शत्रुघ्न ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और इसमें उन्हें भाजपा के रविशंकर प्रसाद से हार का सामना करना पड़ा था। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी LJP में जुबानी जंग तेज। वोटकटवा कहे जाने पर चिराग पासवान ने दिया जवाब। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA के घटक दल BJP और लोजपा में जुबानी जंग शुरू हो गई है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया है। इसके बाद से भाजपा के केंद्र से लेकर पटना तक के नेता लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को वोट कटवा कहने में लगे हुए हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी नेताओं की इन प्रतिक्रियाओं पर कहा है कि ऐसी भाषा भाजपा नेताओं को शोभा नहीं देती। चिराग पासवान ने पटना में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के नेता एक ऐसे व्यक्ति के फैसले पर उंगली उठा रही है जो उनके साथ कैबिनेट में 6 वर्षों तक साथ रहे थे। इसके साथ ही चिराग पासवान ने ये भी कहा कि उन्हें ऐसी उम्मीद भाजपा के नेताओं से इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी उनके पिता रामविलास पासवान के श्राद्ध का कार्यक्रम भी संपन्न नहीं हुआ है। बिहार चुनाव को लेकर RJD ने लॉन्च किया नया गाना। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनावों में विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रही राष्ट्रीय जनता दल ने कल चुनाव अभियान के तहत एक नया गाना लॉन्च किया है। 3 मिनट 16 सेकंड के इस गाने में तेजस्वी को लोगों के बीच जाते हुए और उनसे संवाद करते हुए दिखाया गया है। वीडियो के शुरुआत में कई लोगों को हरे रंग में रंगा हुआ और माथे पर लालटेन लिए हुए दिखाया गया है। गाने में तेजस्वी को बिहार के गौरव और लोगों की चिंता करने वाला बताया गया है। जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा दिखाकर घिरा ट्विटर, उठे कई सवाल। बताते चले कि ट्विटर इंडिया ने एक नक्शे में जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा दिखाया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की इस हरकत के सामने आते ही विरोध शुरू हो गया है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की कंचन गुप्ता ने इस मुद्दे को उठाया है। गुप्ता ने ट्वीट किया है कि ट्विटर ने अब भूगोल बदलने का फैसला कर लिया है और जम्मू कश्मीर को चीन का हिस्सा घोषित कर दिया है। यह भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं है तो क्या है?
क्या अमेरिकी कंपनी कानून से ऊपर है? गुप्ता ने टेलीकॉम एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी टैग किया है। कई इंटरनेट यूजर ने भी सरकार को संज्ञान में लेते हुए ट्विटर इंडिया के खिलाफ कदम उठाने की अपील की है। सोनिया गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना, बोली अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है भारतीय लोकतंत्र। बताते चलें कि कांग्रेस महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोनिया गांधी ने 3 कृषि कानूनों, कोविड-19 महामारी से निपटने, अर्थव्यवस्था की हालत और दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कल आईपीएल के लिए था सुपर संडे। खेले गए थे 2 मुकाबले और दोनों ही मुकाबले हो गए थे टाई। वहीं दूसरा मुकाबला तो सुपर ओवर भी हो गया था टाई। बताते चले कि शायद आईपीएल इतिहास का यह पहला ऐसा दिन था जिसमें एक ही दिन में 2 मुकाबले टाई हो गए और दोनों ही मुकाबलों का फैसला सुपर ओवर में हुआ। वहीं दूसरा मैच मुंबई और पंजाब के बीच में जो खेला गया वो तो सुपर ओवर भी टाई हो गया। उसके बाद एक और सुपर ओवर खेला गया जिसमें पंजाब ने जीत दर्ज की। कल आईपीएल के पहले मुकाबले में कोलकाता ने सुपर ओवर में जीत दर्ज की। कोलकाता ने हैदराबाद को सुपर ओवर में 2 गेंद रहते हुए जीत दर्ज की। बताते चले कि हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। वहीं हैदराबाद भी 6 विकेट के नुकसान पर 163 रन ही बना पाई। कोलकाता की ओर से शुभमन गिल ने 37 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली। वहीं इयान मोर्गन ने 23 गेंदों पर 34 रनों की और दिनेश कार्तिक ने 14 गेंदों पर 29 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं सनराइजर की ओर से डेविड वार्नर ने 33 गेंदों पर 47 रनों की नाबाद पारी खेली। जॉन बेस्टो ने 36 और केन विलियमसन ने 29 रनों की पारी खेली। बात करें सुपर ओवर की तो सनराइज ने सुपर ओवर में मात्र 2 रन ही बना पाए और अपने 2 विकेट खो दिए, जिसे कोलकाता ने बड़े आराम से 2 गेंद शेष रहते हुए बना डाला और इस तरह कोलकाता ये मैच जीतने में कामयाब रही। वहीं लुकी को उनके शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। बात करें दूसरे मैच की तो ये आईपीएल के इतिहास का सबसे रोमांचक मैच बन गया है। कल खेले गए आईपीएल के दूसरे मुकाबले में पंजाब ने मुंबई को दूसरे सुपर ओवर में हरा दिया। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 176 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। मुंबई की तरफ से डीकॉक ने शानदार अर्धशतक लगाया। उन्होंने 43 गेंद पर 53 रनों की पारी खेली। वहीं पोलार्ड ने 12 गेंद पर 34 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। साथ ही कुणाल पांड्या ने भी 34 रनों का योगदान दिया। जवाब में उतरी पंजाब ने भी निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन भी बना पाई। पंजाब की ओर से केएल राहुल ने 51 गेंद पर 77 रन बनाए। वहीं पूरन और क्रिस गेल ने 24 रनों का योगदान दिया। इस तरह से ये मैच सुपर ओवर में चला गया। बात करें सुपर ओवर की तो पहले सुपर ओवर में पंजाब पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 रन ही बना सकी। इसके जवाब में मुंबई के बल्लेबाज भी 5 रन ही बना सके और इस तरह ये सुपर ओवर भी टाई हो गया। इसके बाद एक और सुपर ओवर खेला गया जिसमें मुंबई के बल्लेबाजों ने 11 रन बनाए। जवाब में पंजाब को 12 रन बनाने थे। ट्रेड बोल्ट की पहली गेंद पर क्रिस गेल ने छक्का जड़ दिया। वहीं दूसरी गेंद पर गेल ने 1 रन ले लिया। तीसरी और चौथी गेंद पर मयंक अग्रवाल ने चौका जमाकर पंजाब को जीत दिला दी। केएल राहुल को उनके शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच में जो ड्रामा, जो रोमांच और जो क्लाइमेक्स देखा गया वो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस मैच को जीतकर पंजाब पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पे आ गया है। वहीं मुंबई पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर खिसक गई है। वहीं कोलकाता पॉइंट्स टेबल में 4थे और हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पे आ गई है। आज आईपीएल T20 में चेन्नई का मुकाबला राजस्थान से। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल की बॉटम की टीमें हैं।
दोनों ही टीमों ने अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से दोनों ही टीमों ने 3 मैच जीते हैं और 6 मैच हार चुकी है। चेन्नई जहां पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पे है, वहीं राजस्थान पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पे है। तो दोनों इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पे आना चाहेगी, क्योंकि हैदराबाद और पंजाब ने भी 9 मैचों में 3 जीत और 6 हार के साथ रन रेट के कारण हैदराबाद जहां 5वें स्थान पे है, वहीं पंजाब 6ठे स्थान पे है। तो इसलिए राजस्थान और चेन्नई दोनों इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पे आने की पूरी कोशिश करेगी। इस मैच का सीधा प्रसारण शाम के 7:30 बजे से स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो कल फिर मिलता हूं मैं आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। नमस्कार।